रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। ये क्या है? अजी पाकिस्तान जा रहा हूँ क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने। क्रिकेट वर्ल्ड कप? जी हाँ, थर्ड ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। हायला कब? 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 2006। कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हो रही हैं? 9 के 9 जो क्रिकेट खेलती हैं सब जा रही हैं। अरे मोहतरमा, आप कहाँ चली? अपनी सीट बुक कराने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एसोसिएशन फॉर क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, न्यू दिल्ली। कॉल एट 264-981-66। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस रोशनी के कारवां में। मैं हूँ सलीमा रजा और मैं अरशद इकबाल। हम दोनों का ही आदाब कबूल कीजिए। अरशद, किसी ने कहा था आई एम ओनली वन बट स्टिल आई एम वन। ये हकीकत है कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, फिर भी मैं कुछ तो कर सकती हूँ। और क्योंकि आई कैन नॉट डू एवरीथिंग, आई विल नॉट रिफ्यूज टू डू समथिंग आई कैन डू। क्या बात है भाई, इसी फिलॉसफी पे चल के तो हर इंसान कामयाबी हासिल करता है। बस इसीलिए हम आवाज दे रहे हैं गायत्री शंकरन को, जो कि बातचीत कर रहे हैं जिनसे जॉर्ज अब्राहम। गायत्री जी के बारे में मैं बता दूं कि ये कर्नाटक संगीत की पद्मश्री हैं, उनको हासिल हुआ है। पैदाइश से ही दृष्टिहीन है, पीएचडी इन म्यूजिक, और भारत और विदेशों में भी ये परफॉर्म करती रही हैं। नमस्कार गायत्री शंकरन जी, आपको हाल ही में 2 नेशनल अवार्ड्स मिले, एक तो पद्मश्री, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के नेशनल अवार्ड। इसके बारे में थोड़ा बताइए। Padma Award, of course, it's a prestigious award. I'm so happy to receive that award from our Honorable President APJ Abdul Kalam ji, because within 6 months I could able to receive 2 awards from our president. So I'm happy. I'm very much happy about it. तो गायत्री जी, आपको 6 महीने के भीतर 2 बार हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी के हाथों से पुरस्कार लेने का सौभाग्य हुआ, एक पद्मश्री से और दूसरा जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का जो नेशनल अवार्ड है। तो गायत्री जी, आप एक संगीतकार हैं और आप कर्नाटिक म्यूजिक में माहिर हैं, तो ये संगीत के साथ आपका रिश्ता कैसे शुरू हुआ? Actually, my mother was a singer. I started learning from my mother at the age of 3.5. After 2.5 years, that is, I think, the age of 6, I lost my mother. And I've continued my training from Mr. Someshwar Rao at Andhra Pradesh. I started giving concerts from the age of 8. And I came to Chennai 1980. I joined Kalakshetra. Rukmani Devi Arundel was very much impressed in my singing, and she admitted me in Kalakshetra. I did my diploma and post-diploma over there. And I've joined Staff Artist of All India Radio Chennai in 1988. And I was learning music from Padma Bhushan Lalgudi Sri G. Jayaraman for the past 7 years. I've been giving concerts all over the country and abroad. आपने अपने माताजी से संगीत सीखना शुरू किया, जो खुद गायिका थी। 6 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ, पर आपने अपना संगीत का जो शिक्षा है वो जारी रखा और आंध्रा से आप चेन्नई आई और संगीत में आपने डिग्रीज भी प्राप्त किया और आज भी आप संगीत सीख रहे हैं। आपने देश विदेश में कई जगहों पर अपना कॉन्सर्ट्स भी किया है और आप ऑल इंडिया रेडियो में एक स्टाफ आर्टिस्ट भी हैं। हमारे सुनने वाले ये जानना चाहेंगे कि आप आज तक कितने कॉन्सर्ट्स किए हैं? More than 900. तो आपने 900 कॉन्सर्ट्स किए हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आप जब गाती हैं तो आपके जो श्रोता हैं उनका आपके प्रति प्रतिक्रिया क्या है? Music is something different from our physical this thing, because it is connected with the brain, that is soul. So the audience response is so beautiful, and they don't feel that I am a visually challenged person or anything. What they will ask is how you remember all the songs, because sighted people, they can write in a paper and keep it with them. I don't do that actually, but I memorize all the songs. तो आपका कहना है कि संगीत के क्षेत्र में दृष्टिहीन होना कोई बाधा नहीं है, और आपका ये कहना है कि जब आप कॉन्सर्ट्स करते हैं तो आपके जो दर्शक हैं, आपके जो श्रोता हैं,
वो आपसे बस यही पूछते हैं कि आप इतने सारे गाने कैसे याद रखते हैं। सो दैट्स वेरी नाइस। अभी आप हमें बताइए कि आपने अपना पढ़ाई कहाँ तक किया है? I had not been to school at all because in Andhra Pradesh, where we were staying, there was no blind school and all. After did my PG diploma, I joined Open University in Madras University for BA History. I did my graduation from Madras University. I did MA Music in Mother Teresa University and PhD in Madras University. तो आप संगीत में PhD हैं, इतिहास में ग्रेजुएट हैं और आपने पीजी डिप्लोमा भी किया है म्यूजिक में। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप जानते थे कि आप दृष्टिहीन हैं और आप संगीत सीख रहे थे, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त? I had this thing that I should become a musician. That was the only thought. So I thought I should work hard and I should come up in my life. तो शुरू से आपके इरादे गायिका बनना था। अभी आप बताइए गायत्री जी कि आप जब गाते हैं, आपने कर्नाटक म्यूजिक में शिक्षा प्राप्त किया, पर किस प्रकार के गाने आप अपने कॉन्सर्ट्स वगैरह में गाते हैं? It depends actually. If I'm going to perform in a very big organizations like Music Academy, Cleveland Festival, I have to plan in such a way that it should be a very traditional and heavy music. If I want to perform in a temple, so it can be slightly devotional. And marriage concerts, we have some particular songs. तो आप गाने चुनते हैं आपके कॉन्सर्ट्स के हिसाब से। अगर आप बड़े कॉन्सर्ट्स में गाते हैं तो शास्त्रीय संगीत आप गाते हैं ज़्यादातर, अगर आप मंदिर में गाते हैं तो ज़्यादा भक्ति संगीत गाते हैं, और अगर आप शादियों में गाते हैं तो एक और तरीके के गाने गाते हैं। तो हमारे सुनने वाले आपके मधुर आवाज़ में कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे। वनमाली गति शारंगी शंकी चक्री चनंदगे श्रीमन्नारायण विष्णुः वासुदेवोऽपि रक्षतु। उत्तम, अति उत्तम गायत्री जी, बहुत ही सुंदर। तो गायत्री जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपके फैमिली परिवार वालों को पता चला कि आप के आंखों में रोशनी नहीं है, तो उनका प्रतिक्रिया क्या थी? Because they were a bit worried. They started giving some treatment and other things, but it didn't work out. At one point, my father decided, okay, let us not do any this thing. I've told my father, instead of giving some treatment and other things, I can concentrate on music. I can take it as a profession and I'll come up in music. तो शुरू में आपके परिवार वाले काफ़ी चिंतित थे, पर जब पता चला कि कोई इलाज नहीं है तो आप लोगों ने डिसाइड किया कि ज़िंदगी जिया जाए और दृष्टिहीनता के बारे में सोचा न जाए। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली को बिलोंग करते हैं और आपने शादी किया है, तो इस शादी के बारे में थोड़ा बताइए हमें। I was a bit against for my marriage because I told my father, because normal persons, even if they get married, after some time they will have some friction and they will separate. So being a visually impaired person, I said I don't want to get married, but my father was very keen because I was the only daughter. When this alliance came, I've made it very clear that I can't do so many things because any person will expect his wife to come and select the dresses for him, or while he was watching the TV they can also share with their feelings with others. But he said no problem, I'll wholeheartedly he accepted. And after that he has given up his job. He was working with some private concern and he's totally dedicate himself to my career. शुरू में तो आप शादी के विरुद्ध थे क्योंकि आप समझते थे कि दृष्टिहीन होने की वजह से आप काफ़ी कुछ जिम्मेदारी शादीशुदा ज़िंदगी में नहीं निभा पाएंगे। पर जब आपके होने वाले पति आपको एज गायत्री शंकर स्वीकार किया अपने दृष्टिहीनता के साथ, तो आपने मंजूरी दे दिया और शादी किया। जब आपके शादी हुआ तो आपके पतिदेव ने उनका जो प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरी था उनको छोड़ के आपके काम में सहयोग देने का आरंभ किया, तो फिर आपका ज़िंदगी काफ़ी तेज़ी से आगे सफलता की तरफ बढ़ा। बहुत अच्छे गायत्री जी। तो जाते जाते गायत्री जी, आप हमारे युवा पीढ़ी, जो युवा संगीत प्रेमी हैं, जो युवा संगीतकार हैं, उनको आप अगर 2 गुरु मंत्र देना चाहेंगे तो क्या देंगे आप? First thing, they should have Guru Bhakti, and second thing, they have to work hard
and they have to practice for at least 6 to 7 hours per day. गायत्री शंकरन से कुछ सुरीली बातचीत कर रहे थे हमारे अपने जॉर्ज इब्राहिम। अच्छा दोस्तों, कभी आपने सोचा कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को रॉकेटरी में करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? भाई यूएस में ऐसा ही हुआ है। 12 हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ नासा और नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की एक पार्टनरशिप द्वारा। जी हाँ, रॉकेट ऑन एक वीक लॉन्ग कैंप हुआ था जहां विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स ने रॉकेट साइंस के बारे में जानकारी पाई थी। दे पार्टिसिपेटेड इन वेरियस रिव्यूज, प्रैक्टिस, काउंटडाउन्स, फाइनल रॉकेटरी एंड पेलोड प्रिपरेशंस। दोस्तों, ये तीसरा साल है जबकि नासा ने इस तरह के कैंप को अपनी पूरी सपोर्ट दी है। यहाँ पर जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो मैथरैक्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा कैलकुलेटर होता है जो कि उनको ये क्षमता देता है कि वो डेटा को विजुअलाइज करें और इससे ऐसी एक इंफॉर्मेशन मिले जो कि आसानी से एक्सेसिबल हो और ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी उसमें हो। सलीमा, और अब वक्त आ गया है कि हम आवाज जमीन सयानी जी को दें, लेकिन वो हमें किसके बारे में बताएंगे? ये तो हम ही आपको बताएंगे। हाँ, पीआर पिचुमनी जो कि मैकेनिकल इंजीनियर हैं प्रोफेशन से और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ऑक्यूपेशन से, तो आज अमीन सयानी बता रहे हैं उन्हीं की जिंदगी के बारे में। पीआर पिचुमनी ये एक ऐसे परिश्रमी इंसान हैं जिन्होंने अपने अटल इरादे और अटूट समर्पण से साबित कर दिखाया कि बरसों की अंधेरी रात के बाद भी कामयाबी भरा सवेरा आ सकता है। 12 अगस्त 1947 को जन्मे पिचुमनी की नजर बचपन से ही बेहद कमजोर थी। फिर भी वो पढ़ाई में बहुत तेज थे और हमेशा से इंजीनियर बनना चाहते थे। अपने इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक मशहूर कंपनी में नौकरी करने लगे। 1977 में उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई। इससे पिचुमनी को गहरा सदमा तो जरूर पहुंचा, पर अपने आप को संभालते हुए उन्होंने अपनी कंपनी के मैनेजमेंट से बात की कि वो उन्हें सप्लायर के तौर पर काम दें। कंपनी का आश्वासन पाकर पीआर पिचुमनी ने छोटे पैमाने पर अपनी एक कंपनी खोली। शुरू के कुछ वर्षों में उन्हें कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कदम कदम पर रुकावटें आईं, पर न उनका सर झुका न इरादा, और उन्होंने हर कठिनाई का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपनी मेहनत और लगन के बल पर वो आगे ही आगे बढ़ते गए और अपने क्लाइंट्स का विश्वास जीतते गए। और फिर तो कामयाबियों का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि 1995 में उन्होंने खुद की एक फैक्ट्री खोल ली। आज पीआर पिचुमनी की कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है। वर्ष 2000 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सप्लायर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये क्या है? अजी पाकिस्तान जा रहा हूँ क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने। क्रिकेट वर्ल्ड कप? जी हाँ, थर्ड ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। हायला कब? 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 2006। कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हो रही हैं? 9 के 9 जो क्रिकेट खेलती हैं सब जा रही हैं। अरे मोहतरमा, आप कहाँ चली? अपनी सीट बुक कराने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एसोसिएशन फॉर क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, न्यू दिल्ली। कॉल एट 264-981-66। दोस्तों, अब वक्त आ गया एडवाइस सेक्शन का, लेकिन हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि कुछ आज फर्क है। फर्क ये है कि अक्सर तो हम लोगों से एडवाइस लेते थे, लेकिन आज देंगे। सही बात। दोस्तों, माने या ना माने, आज मैं यानी कि सलीमा रजा और ये मेरे साथी यानी कि अरशद इकबाल ये देखना चाहते हैं कि करियर इनवॉइसिंग जो है वो के ऑप्शन कैसा है आपके करियर के लिए। तो अरशद, सबसे पहले तो ज़रा ये बताओ हमारे दोस्तों को, सुनने वालों को, कि वॉइसिंग इंडस्ट्री है क्या? सलीमा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के युग में जी रहे हैं, जहां हर चीज़ जैसे रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस और ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे एक पूरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री का रूप ले रही हैं। और इन सभी जगहों में अच्छी आवाज़ की ज़रूरत है ना। ये बहुत बड़ा काम है जो कि रफ्ता रफ्ता जड़ पकड़ रहा है और बड़े सारे नए लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि ये अब पैदा हुआ है।
बिल्कुल बिल्कुल। सलीमा, एक चीज मेरे जहन में आ रही है कि हमारे जितने वाले भी सुन रहे हैं, या अमूमन आदमी का एक सवाल जरूर होता है कि भाई अच्छी आवाज क्या है? जी, है ना? मेरा अपना ख्याल यह है कि दुनिया की तमाम आवाजें खूबसूरत हैं, प्रोवाइडेड कि हमें उसको इस्तेमाल करना आता हो। दोस्तों, ये सवाल हमेशा हर आदमी ये सोचता है कि जिसकी बड़ी गहरी भारी आवाज है वो शहंशाह है आवाज का। ऐसा बिल्कुल नहीं है। या अगर लड़की है तो बस वो हर एक की आवाज लता मंगेशकर की होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। एक तरफ रेशमा की आवाज देखी कैसी खूबसूरत है, लता जी की आवाज इतनी सुरीली है, वो कैसी खूबसूरत है। ये अलग अलग जॉनर हैं इनमें, और इसी तरह हर इंसान के गले में जो आवाज है उसको इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से किया जाता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए गिनवाएं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि एक अच्छी आवाज में होने चाहिए। मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है क्लैरिटी, यानी कि आवाज का साफ होना, उच्चारण का साफ होना। जब आप प्रोफेशनली आवाज को इस्तेमाल करने लगते हैं तब आप दूसरे के लिए बोल रहे होते हैं। एक चार्म जो होता है एक शख्सियत का, वो आपकी आवाज में आना चाहिए, जो कि हम लाते हैं मॉड्यूलेशन से, उतार चढ़ाव से। आप नवजोत सिंह सिद्धू जी को सुन लीजिए, उनकी आवाज बहुत भारी नहीं है, लेकिन क्या चार्म है उनके बोलने में। अच्छा अरशद, जरा ये तो बताओ कि जब हम इस प्रोफेशन को अगर लेना चाहें तो बेसिकली हमें किन चीजों की तरफ जाना चाहिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से? देखिए, मैं बताऊं आपको कि ये एक सीरियस बिजनेस है। जैसे एक एक्टर होता है, वो रिहर्सल्स करता है, वो उसको जीता है, उसके सामने किसी भी तरह की स्क्रिप्ट आ सकती है, तो आपको तैयार होना पड़ेगा, मतलब पिघले हुए लोहे की तरह, जिसको जिस सांचे में ढाला जाए वो वैसी शक्ल। क्या बात है, यानी कि हमें एक डेफिनेट डायरेक्शन चाहिए है जिस वक्त हम तय करें कि हम आवाज को अपना करियर बनाएंगे। जी, आप रिहर्सल्स करें, आप जोर जोर से जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसको जोर से पढ़ें, हो सकता है तो उसको रिकॉर्ड करें और बार बार सुने, और ये पता करने की कोशिश करें कि आपने गलती कहाँ की। एक रोल मॉडल रखना अपने सामने बड़ी अच्छी चीज है। तो आप जैसा कि अरशद कह रहे हैं उसको बार बार सुनिए और उसको बहुत एक साइंटिफिक तरीके से डाइसेक्ट करिए कि इसकी ये चीज मुझे अच्छी लगी। मसलन एक बहुत मामूली सी बात है कि हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जब हम कोई शब्द कहें तो उसको पूरा करें। मतलब ये नहीं है कि हम कहें कि मैं आ जा रहा था, इसमें अगर आपने किया तो वो एक फिसल गई आवाज, और जो जब तक कि वो इस सारी सफर तय करती हुई आपके रेडियो सेट पर पहुंची तो वो गायब हो गई। और इसी से मिलता हुआ एक सवाल है कि भाई घर बैठे हर आदमी अपनी कमियों को दूर तो नहीं कर सकता। उसके लिए जाहिर है कि आपके जहन में एक सवाल पैदा होगा कि ये ट्रेनिंग कहाँ हासिल की जा सकती है, isn't it? जी हाँ दोस्तों, ऐसा है कि मेरे अपनी नॉलेज में ये है कि ज़्यादातर वॉइस वर्क की ट्रेनिंग जो है वो अक्सर थिएटर या एक्टिंग से जुड़े हुए जो कोर्सेज होते हैं उनका एक हिस्सा होती है। वैसे मैं आपकी वाकफियत के लिए बता दूं, तमाम अब ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज शुरू हो गए हैं कि कैसे आपकी आवाज़ प्रेजेंटेबल हो सकती है। बिल्कुल। और अरशद, मेरे ख्याल से ये बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त हम लोग अपने सुनने वालों को ये बताएं कि एग्जैक्टली कौन से करियर्स वॉइसिंग से जुड़े हुए हैं। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे मौके हैं जिनमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीविजन के लिए टेलीविजन एड्स बनते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, फीचर्स बनते हैं, ट्रेनिंग फिल्म्स बनती हैं, फिल्म्स के लिए डबिंग, आजकल कार्टून फिल्म से बहुत काम हो रहा है, बड़े खूबसूरत कैरेक्टर वर्क की जरूरत है। हाँ। उसमें आप कर सकते हैं इसको। हाँ, कॉल सेंटर्स में एक नई अपॉर्चुनिटी खुली है करियर्स की कि अगर आप एक्सेंट्स में अच्छे हैं तो आप एक्सेंट को सिखाने के लिए आप उसमें जा सकते हैं। एक और बात याद रखिएगा कि टेलीफोन के लिए भी मेरा ख्याल है कि कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि टेलीफोन मैनर्स, टेलीफोन स्पीच जो है उसके ऊपर बहुत जोर देती हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात अभी मुझे ख्याल आई कि ये जो हम दोनों इतनी देर से बोले चले जा रहे हैं, शायद आपको ख्याल आ रहा होगा कि भाई आपको हक किसने दिया इतनी बातचीत करने का। तो शायद यहाँ पर ज़रूरी है कि थोड़ा सा हम दोनों भी अपना परिचय करा दें। तो लीजिए, मैं पहले अरशद से बताती हूँ कि वो क्या करते आए हैं अब तक आवाज़ की दुनिया से जुड़े हुए। मैंने अपनी आवाज़ को पहचाना, और जब कभी लोगों ने कहा कि हाँ तुमने खूबसूरत आवाज़ पाई है, तो वाकई उसके लिए बड़ी मेहनत की, तराश खराश के, और आज ऊपर वाले की दया से रेडियो चैनल्स, टेलीविज़न चैनल्स और ऐसी तमाम जिन चीज़ों को हमने जुड़ाया
वो करता रहा हूं और हजारों घंटे की प्रोग्रामिंग किया, मुझे याद भी नहीं है। लेकिन मैं ये सब किसको बोल रहा हूं? मैं सूरज के आगे टिमटिमाता हुआ दिया। सलीमा जी के बारे में मैं बताऊं, मैं आपको ये हक नहीं दूंगा कि आप बताएं अपने बारे में, मैं बताऊंगा। भाई साहब 45 साल से ये रेडियो की वो खूबसूरत आवाज रही हैं, और अब मैं ये कह रहा हूं तो मुझे आंखें दिखा रही हैं कि इससे मेरी उम्र का पता चलता है, तो मेरे लिसनर्स को ये सब मत बताओ, ऐसा बिल्कुल नहीं। यही तो जादू है रेडियो का कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन अक्सर आप मालूम नहीं कर पाते हैं कि आपके सामने जो बातें कर रहा है उसकी उम्र क्या है। क्यों भाई? बिल्कुल सही कहा। सच बताता हूं दोस्तों कि इन्होंने पिछले 40 साल में थिएटर, रेडियो, फिल्म, टेलीविजन, जाने किन किन रास्तों से खुद को गुजारा है और हर जगह कुछ ना कुछ इम्बाइब किया है। इस गैरते नाहीद की हर तान है दीपक, इस गैरते नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है, आवाज तो देखो। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 0989600055 पर फोन लगाएं। अगर आप हरियाणा से फोन कर रहे हैं तो 9896000555 पर फोन करें। और याद रहे कि दूसरी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, एक बीप सुनाई देगी, जिसके बाद आप अपनी पूरी बात मशीन पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज दो बड़ी प्यारी बच्चियां प्राची महाजन और प्रज्ञा महाजन हमारे छूले आसमान सेगमेंट में आई हुई हैं। जी हाँ, क्लास 5 की स्टूडेंट्स हैं दिल्ली में, और जनाब इन्होंने अपनी स्टडीज़ में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस किए हैं। और ये भी याद रखिएगा कि ये दोनों बच्चियां जन्म से ही दृष्टिहीन हैं। भाई इनकी परफॉर्मेंस को और कंप्यूटर के साथ इनके लगाव को देख करके इनके स्कूल ने रिसेंटली इन दोनों को एक एक लैपटॉप दिया है। क्या बात है? जी हाँ। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये दोनों बहनें जुड़वा हैं। मेरा नाम है प्राची महाजन, मैं क्लास 5A में पढ़ती हूँ। मेरा नाम है प्रज्ञा महाजन, मैं भी क्लास 5A में पढ़ती हूँ। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है कंप्यूटर्स। मेरे को A+ या A मिलता है मैथ्स में, कई बार B+ भी मिलता है। मेरे को कंप्यूटर में हमेशा A+ मिलता है। मैं क्लास में कंप्यूटर पर काम करती हूँ। जो टीचर बोर्ड पे लिखती है मैं उसको कंप्यूटर पे लिखती रहती हूँ। आई load it in the pen drive and bring it home and then I put the pen drive on my desktop and start reading it. मैं भी कंप्यूटर पर गेम्स खेलती हूँ, रेडियो में गाने सुनती हूँ, कंप्यूटर में भी गाने सुनती हूँ, गाने गाती हूँ, स्विमिंग भी करती हूँ। When I go in the swimming pool, I stand for a while, then I lie down in the water. फिर मैं पानी में हाथ पैर सब हिलाती हूँ और पेट पर भी लेटती हूँ, तैरती भी हूँ, चलती भी हूँ, और मैं पानी में किकबोर्ड के साथ किकिंग भी करती हूँ। नहीं, मुझे पानी में बिल्कुल डर नहीं लगता। मुझे भी पानी में बिल्कुल नहीं डर लगता। मैं अपने एग्ज़ाम्स कंप्यूटर पर देती हूँ और मैं उसमें लिख देती हूँ पहले तो सब कुछ, पहले क्वेश्चन लिखती हूँ फिर आंसर्स लिखती हूँ। मैं MS वर्ड में काम करती हूँ जॉस की हेल्प से इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए मैं साफा यूज़ करती हूँ। साफा हिंदी का सॉफ्टवेयर है, जॉस इंग्लिश का सॉफ्टवेयर है। ये बोलता है जब, साफा भी बोलता है जब मैं कुछ लिखती हूँ। कंप्यूटर मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। यस, आई लव टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पर मैं बैटलशिप खेलती हूँ, साइमन खेलती हूँ, पिनबॉल खेलती हूँ, और कंप्यूटर पे मैं गाने भी सुनती हूँ। हमने जाके अपनी प्रिंसिपल को बोला कि मैम हमें प्लीज़ लैपटॉप दे दो, हमें बहुत दिक्कत होती है। हमें बहुत दिक्कत होती थी, हमें कंप्यूटर लैब में जाके लिखना पड़ता था, और कई बार जब हम जाते थे तो वहाँ पर क्लासेस होती थी, फिर उन्होंने दे भी दिया। I have got my laptop, so I should study very hard and get a A+. हिंदी भी लैपटॉप पे लिखेंगे, लेकिन हम ब्रेल भी यूज़ करेंगे। मैं बड़े होके कंप्यूटर टीचर बनूंगी। I want to be a singer. स्पोर्ट्स में दौड़ना, स्केटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कभी स्केटिंग किया नहीं है। मैं कहती हूँ कि मम्मा मुझे दे दो, अगर कुछ करना है मैं मटर छिल देती हूँ, अगर किसी को कुछ देकर आना है तो मैं दे देती हूँ। मैं ऐसा किचन में कई बार रोटी भी बेलती हूँ जब जाती हूँ तो।
दोस्तों, वक्त आ गया इस खूबसूरत बातचीत को खत्म करने का, लेकिन हम हमेशा की तरह अगले हफ्ते इसी वक्त होंगे आपके साथ शामिल। खुदा हाफिज। और बहुत जरूरी बात जो आपसे करनी है, हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हो, मेडिकल हो, अधिकारों से संबंधित रखती हो, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें, ये है iWay रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO बॉक्स 3903, न्यू दिल्ली 49। iWay, ये है रोशनी का कारवां। iWay, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का